12 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे। यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वह भी वो लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतज़ार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वह लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वह गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वह लड़की थोड़ी असहज लग रही थी। यानी वह खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही वह बार बार अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वह बच्ची डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था मानो वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वह लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वो लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है कि वह व्यक्ति ही इस लड़की को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15-16 साल लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद यह इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ दून ISBT के प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। शायद आप इसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुँचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वो सारी चीज़ें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नज़र में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति वहाँ पर घूम रहा है उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। खैर, जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं, वो लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह लड़की उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वह उस बैग से लिपट जाती है और इतने सारे मर्द को अपने सामने देखकर कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि यह ज़रूर आदमियों से घबरा रही है, इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चली जाती है और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उसके पास रह जाती है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती हैं कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि वह पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है, क्योंकि वह बच्ची बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसलिए उस लेडी ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटी, क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था। पुलिस उससे कई तरीक़ों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि यह लड़की ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में है।
इसलिए वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं, क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय वह इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वह पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए न तो उसे कुछ समझ आ रहा था और न ही वो किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को यह बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी यह सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ, तो वह लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब वो उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। क्योंकि वह महिला पुलिसकर्मी थी, इसलिए उसके हालातों को काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उन्होंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भी छोड़ो, हम लोग उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। वो लोग जैसे तैसे कर उस बच्ची को शांत कराते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करते हैं। वो लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम किया है, यानी उसके साथ गैंग रेप हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ यह हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब क्योंकि वह बस स्टैंड था, इसलिए वहां पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुंचती है, क्योंकि वह लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी। इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है तो पुलिस वालों ने देखा कि वहां बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफ़ी लोग घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिर में जब वह लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह गई तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। वह बार बार उस बच्ची को देख रहा था, इसलिए वह व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध लग रहा था। और जब उन लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज उस लड़की को दिखाई तो वह लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। उसे देखकर वो लड़की दोबारा फिर से रोना शुरू कर देती है। वह कहती है कि हाँ, यही वो दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग और थे। इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फ़ोटो निकलवाते हैं और फिर से बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वहां बस अड्डे पर जितने भी लोग काम करते थे उन सबको वह फ़ोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने व्यक्ति को देखा है। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम हमें पूरी बात बताओ
कि आखिर तुम लोगों ने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो वह व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वह वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि उस ISBT में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बसें खड़ी रहती हैं और वहाँ बसें अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती हैं। इसलिए वह लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए वह किस बस में बैठे। लेकिन वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वो भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी हुई है तुम उस बस में जाकर बैठ जाओ। वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए खड़ी थी। उस लड़की को उस बस में बैठा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा स्टाफ आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहाँ पर उतर जाना। उसके बाद धीरे धीरे वो बस चलने लगती है और फिर वो बस रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वह उस बस का आखिरी स्टॉप था। इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वह लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वो बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वह दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाए थे और जिसकी उम्र भी लगभग 15-16 साल के आसपास ही थी, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर वह दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे। वह बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहां तक पहुंचती हैं तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे और लड़की की चीख सुन रहे थे। अब यहाँ पर वह दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने के बजाय उल्टा यह कहते हैं कि अब हम भी लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमको भी जो करना है करो, और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसा ही गंदा और घिनौना काम होता रहता है, यानी वह चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो उस लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वह कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वह कंडक्टर चला जाता है। इधर ये तीनों हैवान ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने पैसेंजर से यानी यात्रियों से कलेक्ट किए थे उन्हें जमा कराने लगता है। लेकिन तभी कैशियर उससे कहता है
कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ चुकी थी, तो फिर तुम 2 से ढाई घंटे के बाद कैश जमा करने क्यों आए हो, और इतनी देर तक तुम कहाँ थे? वह कंडक्टर कहता है कि साहब, बस ऐसे ही मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उसे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए तो वह उसके सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और आखिर उसने कैशियर को भी बता दिया कि साहब, मेरी गाड़ी में एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वह कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों ड्राइवरों की नज़र कैशियर पर पड़ती है तो वो लोग कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, हम लोग बाद में कर लेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया, यानी उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य किया। और इस तरह पहले कंडक्टर, फिर ड्राइवर, फिर उनके पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलती थी, उसमें बैठे हुए 2 ड्राइवर और आखिर में वह कैशियर, वह 5 लोग मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। और जब वह लड़की चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोग उससे कहते थे कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती, यानी अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें यह सब करना ही पड़ेगा। उस लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और अब तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह वह लड़की वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वह लड़की रूट नंबर 12 की प्लेटफार्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वह बस का इंतज़ार कर रही थी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वह उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं यह लड़की किसी को कुछ बता न दे, इसलिए वो उसे वहाँ से हटाना चाहता था ताकि वह लड़की लोगों के बीच ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1091 पर फ़ोन कर दिया था, जिसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पहुंचते हैं। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए गए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उन 5 के नाम की बात करें तो उनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, जो कि हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 52 साल के आसपास है, और एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नवाबगंज गांव का रहने वाला रवि कुमार। साथ ही हरिद्वार के बंजारा वाला गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल है, और एक देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। उन 5 को अरेस्ट करने के बाद जब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस वाले भी सिहर गए थे। इसके बाद SSP राजेश कुमार द्वारा उन 5 के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कर ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया था
कि वह कहाँ की रहने वाली है। इस पर लड़की ने बताया था कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के मुरापाड़ा थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने मुरापाड़ा क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया। हालांकि अभी तक वो लड़की कह रही थी कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। जब उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि करीब 12 दिन पहले वो लड़की अचानक घर से निकल गई थी। हालांकि इससे पहले भी वह 1-2 बार घर से गई थी, लेकिन हर बार वो लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेते थे। उनका कहना था कि इस बार हमें पता ही नहीं चल सका वह कब और कैसे निकल गई। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुँचे, लेकिन लड़की ने अपने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है। पुलिस जांच में यह भी पता चला था कि उस लड़की के माँ बाप की भी मनोस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक रेप किया था, उसको तो ठीक से यह भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। हालांकि उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है। साथ ही उसे अभी फ़िलहाल बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक हो सके। उसकी कई बार काउंसलिंग भी कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि इस घटना में 5 से ज़्यादा लोग शामिल रहे हों। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को यह संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी एक तरफ अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह का गंदा और घिनौना काम करने वाले लोगों को शायद अब कानून का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि कोलकाता केस के ठीक 3 दिन बाद देहरादून में भी इस तरह की दरिंदगी की वारदात का हो जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो कुछ इन दोनों लड़कियों के साथ हुआ वो वाकई बहुत भयानक और डराने वाला है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन 5 लोगों में 2 लोगों की उम्र 55 साल 50 साल से ज़्यादा थी। क्या उन्हें उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि यह लड़की उनकी बेटी की उम्र की है या फिर उनकी पोती की उम्र की है, जिससे वो लोग सारी रात नोचते रहे, उसकी इज्जत को तार तार करते रहे। फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप सतर्क रहें और उस गार्ड की तरह अपने आसपास में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए आप कड़ी नज़र बनाए रखें। अंत में पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ कि आपको इस घटना से कुछ सीख मिली होगी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आप यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।